और ये विधानसभा की सीट है बख्तियारपुर की विधानसभा। बख्तियारपुर फिलहाल अभी आरजेडी के कब्जे में है, लेकिन पटना की ये सीट, बख्तियारपुर की सीट कितनी दिलचस्प है, क्या इसमें फोकस जो अभी आरजेडी के पास ये सीट है, जदयू या एनडीए इस पर फोकस कर रही है, कैसे उसके पाले में ये सीट जाए, क्या यहाँ का मिजाज रहा है? रंजन जी, बख्तियारपुर का मिजाज अगर स्कैन करें तो क्या नजर आता है, इस सीट का मिजाज कैसा रहा है? देखिए, अगर बख्तियारपुर सीट को आप स्कैन कीजिए तो इसका मिजाज जो है वो दिखता है, और दिखता है कि वो कैसे बदला है, कैसे शिफ्ट किया है। 1990 तक अगर आप जाइए तो कांग्रेस का पूरी तरह से इस सीट पर दबदबा था। यहां पर उस वक्त तक जितने चुनाव हुए थे उसमें 1972 को छोड़ दीजिए तो हर बार जीत जो है वो कांग्रेस पार्टी को ही मिली थी। 11 चुनाव में 10 बार जो है ये सीट कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन उसके बाद इसका मिजाज पूरी तरह से बदल गया। कांग्रेस इससे बाहर हो गई, अब गठबंधन में उसे ये सीट मिलती भी नहीं है लड़ने के लिए। अब जो है यहां पर मुकाबला पूरी तरह से बीजेपी और आरजेडी के बीच ही हो रहा है, जिसमें जीत कभी बीजेपी को मिलती है, कभी आरजेडी को जीत मिलती है। फिलहाल आरजेडी से यहां अनिरुद्ध कुमार जो हैं वो यहां पर विधायक हैं। जब बख्तियारपुर की हम बात करते हैं तो देखिए, नीतीश कुमार का संबंध बख्तियारपुर से है, और जब लोकसभा चुनाव के दौरान जो है उन्होंने अपना वोट कास्ट भी बख्तियारपुर में ही किया था, तो ये सीट जो है इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और एक और दिलचस्प बात है कि जो बख्तियारपुर है, अगर हम पिछले 6-7 चुनावों की बात करें और खास करके 2010 के बाद अगर हम आखिरी 3 चुनाव की बात करें तो ये लहर के खिलाफ चला है। बख्तियारपुर जो है वेव के अगेंस्ट चलता है। 2010 में जब जेडीयू बीजेपी की लहर थी तो यह सीट आरजेडी जीत गया। जब 2015 में महागठबंधन की लहर थी तो यह सीट बीजेपी जीत गई, और 2020 में यह सीट फिर से आरजेडी के पास जो है वो आ गई। तो एक और चीज जो है वो ये दिखता है। इसके बाद जब इसे आप 2000 से देखते हैं तो एक और चीज दिखती है, और वो क्या दिखती है कि एक बार बीजेपी, अगली बार आरजेडी, फिर उससे अगली बार बीजेपी, तो उससे अगली बार आरजेडी। तो यहां पर एक बार बीजेपी, एक बार आरजेडी। 2000 में बीजेपी तो 2005 फरवरी में आरजेडी, 2005 अक्टूबर में फिर से बीजेपी, 2010 में फिर से आरजेडी, 2015 में बीजेपी, तो 2020 में आरजेडी। तो क्या 2025 में ये ट्रेंड चलता रहेगा, ये परिपाटी चलती रहेगी? और अगर ये परिपाटी चलती रहती है तो फिर अनिरुद्ध कुमार जो हैं वो थोड़े दुखी हो सकते हैं कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन यहां एक और परिपाटी चलती है। वो परिपाटी क्या है कि नीतीश कुमार यहां पर जिस गठबंधन में रहे हैं पिछले 3 चुनाव से 2010 में, वो गठबंधन यहां पर कभी नहीं जीता। 2010 में वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तो यहां पर आरजेडी को जीत मिली। 2015 में वो आरजेडी के साथ गठबंधन में थे तो यहां से बीजेपी जीती, और 2020 में वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तो यहां आरजेडी जो है वो जीत गया। तो इस लिहाज से दुखी फिर से इस बार बीजेपी को होना चाहिए। तो दोनों ही चीज जो है यहां पर देखने को मिलती है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार परिपाटी टूटेगी। अब चाहे जो भी हो, अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो ये जो एक परिपाटी थी कि जिधर नीतीश कुमार जिस गठबंधन में है पिछले 3 चुनाव से वो हार रहा है, तो वो परिपाटी टूटेगी। अगर आरजेडी यहां से जीतता है तो वो परिपाटी टूटेगी कि एक बार बीजेपी, एक बार आरजेडी। तो यहां पर परिपाटी इस बार जो है वो टूटना ही टूटना है। अब अगर हम यहां पर एक चीज देखें कि जो 18 चुनाव यहां पर अब तक हुए हैं उसमें कांग्रेस को 10 बार सफलता मिली है, आरजेडी और बीजेपी में बराबर बराबर हैं, 3-3, दोनों को 3-3 बार यहां पर जीत मिली है। जनता दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को भी एक-एक बार जो है यहां पर सफलता मिली है।
अब अगर हम यहां पर आखिरी 3 चुनाव की बात करें तो 2010 में आरजेडी से अनिरुद्ध कुमार जो है वो चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी से विनोद यादव थे जो कि उस वक्त सिटिंग विधायक थे। 2005 अक्टूबर में उन्होंने चुनाव जीता था 3055 वोटों से, तो वो थे। तो यहां पर 52,782 वोट अनिरुद्ध कुमार को आए थे, 46.6% वोट, और विनोद यादव को 33.58% वोट आए थे। और सुबोध कुमार यहां पर बीएसपी से लड़ रहे थे, उनको 7,834 वोट आए थे, 6.92% वोट। तो इस ट्रायंगुलर फाइट में जो है जीत यहां पर अनिरुद्ध कुमार को मिली और उन्होंने विनोद यादव को 14,745 वोटों से पराजित किया। 2015 में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन था, सीट यहां पर आरजेडी को ही जो है वो गई थी और अनिरुद्ध कुमार यादव जो हैं फिर से यहां पर चुनावी मैदान में थे। तो इस बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया था, रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया जो है वो यहां पर चुनावी मैदान में उतरे। और यहां पर क्या हुआ कि परिणाम बदला। जो रणविजय सिंह हैं वो भी यादव जाति से ही हैं, उनको 61,496 वोट आए, 40.11%। और जो यहां पर अनिरुद्ध कुमार थे उनको 53,594 वोट आए। अखिलेश कुमार जो हैं बीएसपी से, उनको 12,000 वोट आए, 7.88%। और जितेंद्र यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनको 11,000 वोट आए, 7.25%। तो एक चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ जिसमें रणविजय सिंह जो है 7,902 वोटों से जीतने में सफल रहे। फिर 2020 आया और इस बार बारी आरजेडी की थी, एग्जैक्टली वही हुआ। आरजेडी से अनिरुद्ध कुमार जो है वो चुनावी मैदान में उतरे, 89,483 वोट लेकर आए, 52.2% वोट। तो 50% का आंकड़ा क्रॉस कर चुके थे। रणविजय सिंह को वोट लगभग उतने ही प्रतिशत आए जितना 2015 में आए थे, लेकिन एक जंप था यहां पर अनिरुद्ध कुमार के लिए। 40.1% वोट रणविजय को आए, 68,811 वोटों के साथ आमने सामने का मुकाबला था जिसमें अनिरुद्ध यादव ने 20,672 वोटों की जीत हासिल की। तो अगर इन आंकड़ों को देखिए तो एक और चीज जो दिखता है वो ये दिखता है कि अगर वोटों में बंटवारा होता है, मतलब कोण अगर ज्यादा खुल जाते हैं आमने सामने से, ट्रायंगुलर या क्वाड्रेंगुलर, तो इन 3 चुनावों में दिखा है कि कोण जितना ज्यादा खुलते हैं बीजेपी को फायदा होता है और जितना क्लोज होता जाता है आरजेडी को फायदा होता है। अगर हम यहां पर दावेदारों की बात करें तो देखिए आरजेडी से तो अनिरुद्ध कुमार ही चुनाव लड़ेंगे, इसकी पूरी संभावना है। हालांकि यहां पर जो यादव वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, तो चर्चाएं बहुत तरह की होती हैं। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार से भी कोई उतर सकता है। कभी पहले तेज प्रताप यादव की बात लोग करते थे, अब राष्ट्रीय यादव की भी बात होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी चूंकि जिस तरह से मुखरता से तेजस्वी यादव जो हैं वो परिवारवाद का विरोध करते हुए जमाई आयोग और ये के आधार पर विरोध करते दिखे हैं कि वो किसी पत्नी को यहां से चुनाव लड़वाएंगे, ऐसा मुझे दिखता नहीं है। तो टिकट जो है रणविजय सिंह यादव को ही, माफ कीजिएगा, अनिरुद्ध कुमार को ही मिलेगा आरजेडी से। जहां तक बीजेपी से बात है तो रणविजय सिंह यादव का पहला दावा बनता है, पिछला चुनाव भी अच्छा लड़े थे, उनका जो वोट परसेंट है वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रहा है दोनों ही चुनाव में, तो वो अब देखना है कि उनको रखते हैं। हालांकि यहां पर जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी बख्तियारपुर में होती है वो बहुत साफ रहती है, उसकी कोशिश होती है कि यादव
कि सामने यादव जाति से ही उम्मीदवार दिया जाए, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है और जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं उनकी संख्या भी ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में सामान्य जाति के वोटर्स तो बीजेपी को वोट करते ही हैं। अगर यादव जाति के वोटों में डेंट लगाया जा सके तो बीजेपी ये सीट निकाल सकती है, और 3 बार इस कोशिश में बीजेपी अब तक कामयाब भी हुई है। तो अब इस बार देखना है कि वही स्ट्रैटेजी होती है, या ये भी देखना होगा कि जो फतुहा विधानसभा बगल में है, जहां से अभिमन्यु यादव की चर्चा बहुत जोरों पर है, रामकृपाल यादव के बेटे की, अब वो बीजेपी से लड़े या आपको एलजेपी से लड़े। और ये भी चर्चा है कि वहां पर सत्येंद्र सिंह का टिकट कट सकता है, सत्येंद्र सिंह सामान्य जाति से आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या फतुहा में भी यादव कैंडिडेट और बख्तियारपुर में भी यादव कैंडिडेट, ये फैसला जो है, और ये देखना लगता है कि हाँ, अगर वहां पर यादव कैंडिडेट और यहां पर सामान्य जाति के लिए सोचते हैं तो एक नाम और निकल कर आता है। अनिल शर्मा जो पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो बीजेपी लोकसभा चुनाव के पहले ज्वाइन किए थे, तो क्या उनको टिकट मिल सकता है या किसी सामान्य जाति के उम्मीदवार को मिल सकता है। लेकिन ये सब कयास लगाने की बात है। दिखता यही है कि मुकाबला एक बार फिर से अनिरुद्ध कुमार और रणविजय सिंह के खिलाफ ही होने जा रहा है। अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण की बात करें तो एससी वोटर्स की संख्या यहां अच्छी है, 21%। वो हैं मुस्लिम वोटर्स यहां पर कम हैं, 3.2%। यादव जो हैं वो 22 से 23% है। और अगर आप इधर आए भूमिहार तो वो 10 से 12%, राजपूत भी 11 से 12% के आसपास है यहां पर, और ब्राह्मण जो हैं वो कम हैं, 1.5-2% के आसपास हैं। लेकिन कुर्मी, कोयरी, धानुक को जब आप देखिए तो उनका आंकड़ा भी 12 से 13% के आसपास पहुंचता है। वैश्य 5% है और जो बाकी जातियां हैं वो 10-11% के आसपास होंगी। तो यहां पर अगर आप आरजेडी का MY अगर देखते हैं तो 3.2 और उसमें 23-24% अगर आप जोड़ें तो ये आंकड़ा 27-28% के आसपास पहुंचता है। और जब आप इधर सामान्य जाति के वोट को जोड़ लें, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, अगर कास्ट को भी इसमें इंक्लूड कर लें तो ऑलमोस्ट जो है वो बराबर होता हुआ दिखता है। तो अब इसमें जो बाकी जातियां हैं, कुर्मी, कोयरी, धानुक की आप बात कर लीजिए, जो एससी वोटर्स हैं 21% हैं, तो वो बहुत डिसाइडिंग होंगे कि वो किस तरफ जाते हैं। ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। और जो यहां पर एससी वोटर्स में अनुसूचित जाति के वोटर्स का बड़ा हिस्सा निकाल ले और जो अन्य पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां हैं उनको निकाल ले और अपने ट्रेडिशनल वोट को अपने साथ बांध के रखेगा, जीत जो है उसको मिल सकती है, ऐसा बख्तियारपुर में दिखता है। लेकिन बख्तियारपुर का मुकाबला बहुत कांटे का होने जा रहा है इस बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी यहां से कांग्रेस को बढ़त मिली है। तो ये सीट आसान नहीं है किसी के लिए भी। वो जीत थी 9,941 वोटों की लीड मिली है अंशुल अभिजीत को यहां पर बख्तियारपुर में। तो एक क्लोज फाइट यहां पर हम सबका इंतजार कर रही है, आमने सामने का मुकाबला हो सकता है। पीके किस जाति से उम्मीदवार देते हैं, हालांकि पीके हमेशा कहते हैं कि जाति से चुनाव नहीं होता, कई उदाहरण भी वो गिनाते दिखते हैं, लेकिन वो कुछ एक अपवाद जरूर हैं। लेकिन जाति जो है वो बिहार चुनाव से आप उसको अलग नहीं कर सकते, और ये बात पीके भी बखूबी अंदर से समझते तो जरूर हैं। तो कैंडिडेट वो यहां पर किस जाति से देते हैं ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा, और उस पर भी हार जीत जो है बहुत कुछ निर्भर रहने वाली है। तो बख्तियारपुर में कांटे का मुकाबला, रोमांचक मुकाबला, रोचक मुकाबला। तो ये बख्तियारपुर का मिजाज था, और इस बार का मुकाबला कैसा होगा उस पर भी हमने चर्चा की है। और जन स्वराज पार्टी अगर इस चुनावी मैदान में कूदती है सीट पर तो कैंडिडेट पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, और उसके बाद ये यहाँ मुकाबला ट्रायंगुलर होगा या फिर आमने सामने की टक्कर होगी, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी।